आज हम लोगों का क्लास होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, इसके पहले तक क्लासों में यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ये हम लोग जान चुके थे। बेसिकली कहा यह जा सकता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा एक टॉपिक था वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज से हमारा शुरू होने जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो छोटा सा टॉपिक है हमारा, वाई दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये ना टॉपिक अपने आप में आपका एक सवाल बन चुका है। मतलब ये कि जब हम लोगों के पास असेक्सुअल मेथड है ही रिप्रोडक्शन करने का, तो हमारे पास फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेथड क्यों होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास एक तरीका पहले से है ही, तो सेक्सुअल मेथड भी हमारे पास क्यों होना चाहिए। जब एकदम सवाल भी ये बड़ा ही कॉमन सा सवाल है कि सर जब हमारे पास असेक्सुअल मेथड है ही रिप्रोडक्शन का, तो फिर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्यों होना चाहिए। देखो बिल्कुल होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड से क्या हर लिविंग बीइंग जन्म ले सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि असेक्सुअल मेथड से बेसिकली वही ऑर्गेनिज्म जन्म ले सकता है जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन फिर हम ह्यूमन बीइंग कहाँ जाएंगे, एनिमल कहाँ जाएगा, इंसेक्ट कहाँ जाएगा, मछली कहाँ जाएगा, मुर्गी, भेड़, बकरी, ये सब कहाँ जाएगा फिर। मतलब इन सभी को जन्म लेने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ही अपनाना पड़ेगा। तो जब भी आपसे सवाल पूछ दे, मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आ गया कि व्हाई दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही हमको क्यों चाहिए, असेक्सुअल से भी क्या काम नहीं चल सकता था? बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता था। तो इसके लिए क्या रीजन लिखेंगे आप? 4-5 पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए और उसको आप लिख दीजिएगा जब आपके एग्जाम में आएगा तब। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंबाइंस डीएनए फ्रॉम टू पेरेंट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल, ड्यू टू विच द ऑफ स्प्रिंग का मतलब सिंपल सा बेबी हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। देखिए, जब हमारे पास असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ही, तो उसके बावजूद हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का डीएनए हमारे पास आता है। ये आपको पता है, पिछले कुछ क्लासों में हम लोग इसको जान चुके हैं। अब जब दोनों पेरेंट्स का हमारे बॉडी में डीएनए आएगा, तो हमारे बॉडी में ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब अलग अलग प्रकार के फीचर्स हमारे बॉडी में देखने को मिलेंगे। ये पहला रीजन हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डीएनए दो पेरेंट्स का हो सकता है क्या? उसमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें मात्र एक पेरेंट होता है, तो डीएनए भी क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि डीएनए हमारे बॉडी में दोनों पेरेंट्स का आता है, मेल और फीमेल, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। वेरिएशन का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। इन्वायरमेंट जब बदलता है तो हमारा बॉडी भी उसको चेंज अपने आप को कर लेता है। ठीक है, ये हमारा बेनिफिट है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। आगे, ड्यू टू अ लॉट ऑफ वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज स्पीसीज टू चेंज टू मोर एडवांस्ड फॉर्म्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से, और ज़्यादा वेरिएशन कब हो पाएगा? जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा। और ज़्यादा वेरिएशन होने का फ़ायदा ये हमारे पास है कि हम लोग बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ बहुत जल्दी अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता। इससे हमारा सर्वाइवल का चांस क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और ये जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है। मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि मेरे पिताजी का या फिर माताजी का दोनों का कुछ कुछ डीएनए मेरे अंदर है, हो सकता है ऐसा। हालांकि जनरली ऐसा होगा नहीं, किसी एक का ही डीएनए आपके अंदर ट्रांसफर होता है। तो मान लीजिए कि मेरे फादर का ही मेरे अंदर डीएनए है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले जनरेशन में जो मेरा बच्चा होगा उसमें मेरा डीएनए होगा, इस तरीके से। तो बेसिकली ये बताता ये है कि जनरेशन टू जनरेशन हमारा ये चीज़ ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन ये चीज़ ना असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता है आपको। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिकली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑन द अदर हैंड, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन only the DNA of one parent is copied, due to which the variation in the offspring are extremely small। यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बेनिफिट हमने देखा 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट असेक्सुअल के बारे में भी देख लेते हैं। और असेक्सुअल का बेनिफिट नहीं देखने वाले हैं, बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो आपने अभी यहाँ पे ये पढ़ा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास दोनों पेरेंट्स का डीएनए आएगा, मेल और फीमेल दोनों का आएगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मात्र एक ही पेरेंट का आपके अंदर डीएनए आएगा,
जिस वजह से आपके बॉडी के अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और वेरिएशन कम होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका सर्वाइवल का चांस बहुत ही घट जाएगा, आपका हो सकता है जल्दी मृत्यु हो जाए। मतलब ये हो गया कि कोई भी बदलाव आएगा मौसम में और उसको आपका बॉडी अकॉर्डिंग टू मौसम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से वो अचानक मर जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझिए ना, एक प्लांट और एक ह्यूमन बीइंग ज़्यादा सर्वाइवल यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक कौन सर्वाइव करता है बताइए? ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल जन्म लेते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेते हैं उसका लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है, वो लंबे समय तक टिक पाते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेंगे उसमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में कोई बदलाव आएगा तो वो भी अपने आप को बदल लेगा। ठीक है, जिसके वजह से उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये है कि इसमें वेरिएशन बहुत ही कम होते हैं, इसलिए बदलाव कुछ भी इन्वायरमेंट में होगा ना तो ये अपने आप को उतना जल्दी बदल नहीं पाएगा और ये जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल वेरिएशंस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अलाउ अ स्पीशीज टू चेंज मच फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि इसके पास वेरिएशन बहुत कम होने के वजह से इनका जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ ट्रांसफर नहीं हो पाता। मतलब ये हो गया कि अगला जनरेशन जो होगा वो पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा, यानी कि फीचर्स में अलग होंगे बेसिकली, ऐसा इसमें होता है। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये है कि अगला जो जनरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होगा हमारे पहले वाले जनरेशन से। कोई दिक्कत इसमें? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, तो आप ये 4 कारण लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा आएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। तो आप ये 4 पॉइंट लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब हमारे पास एक मेथड पहले से है ही जिसको हम लोग असेक्सुअल कहते हैं, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास क्यों होना चाहिए। तो इन्हीं 4 कारण को आप लिखेंगे और सामने वालों को बताएंगे कि इन 4 कारण के वजह से हमारे पास असेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए चलते फिरते यदि कोई पूछ ले, यदि आपको याद नहीं रहे तो 2-3 पॉइंट क्या बताना है आपको, बहुत ध्यान समझिए इसको। जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ नोट्स में वो तो है ही, चलते फिरते यदि कोई पूछ दे कि बताओ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा आप ये बताइएगा, बहुत सिंपल समझिए। जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, पहला ये हो गया। लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, पहला डिफरेंस हो गया हमारा। दूसरा डिफरेंस ये बताइएगा कि जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेते हैं उनमें वेरिएशन कम होने के वजह से वो बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो मर जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसमें वेरिएशन ज़्यादा होने के वजह से वो बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को बदल लेता है, जिसके वजह से उसका सर्वाइवल का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा ये हो गया आपका। तीसरा डिफरेंस ये बता दीजिएगा कि जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जन्म लेगा उसमें मात्र डीएनए एक ही पेरेंट का होगा। ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसमें डीएनए दोनों पेरेंट्स का होगा, मेल और फीमेल दोनों का होगा। तो बेसिकली डिफरेंस ये है। तो बताइए ज़्यादा लंबे समय तक कौन टिक पाएगा, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लिया है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ से हमारा आज का मेन क्लास शुरू होता है। हालांकि क्लास तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दम वाला टॉपिक है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ज़्यादातर डायग्राम के थ्रू भी, वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखते हैं क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्या है, इसके बाद हमारा आएगा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ना आप ये समझो कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। यदि आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना तो आपको एक वर्ड मिलेगा, शुरुआती लाइन में मिल जाएगा आपको, एंजियोस्पर्म एक टर्म मिलेगा। अब वो एंजियोस्पर्म होता क्या है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर्स एंड द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा।
द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर्स एंड द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। सिंपल सा आप ये ऐसा समझिए, जिस प्लांट के पास फ्लावर हो और जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करे उस प्लांट को हम लोग कह देते हैं एंजियोस्पर्म। हालांकि इसका मतलब थोड़ा सा हम अभी और आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले समझिए, बहुत ध्यान समझिए। यानी कि जिस प्लांट के पास ये कैपेबिलिटी हो, वो क्षमता हो कि वो फ्लावर अपने आप को वो मतलब कि फ्लावर वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, पहला। दूसरा, वो प्लांट सीड भी प्रोड्यूस करती है, तो उसी प्लांट को हम लोग कह देंगे एंजियोस्पर्म। अच्छा बताइए तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो फ्लावर भी प्रोड्यूस करती हैं और बीज भी प्रोड्यूस करती हैं? ऐसा कौन सा प्लांट है? मोस्ट ऑफ द प्लांट तो यही करती हैं। कोई भी प्लांट, जैसे आप एग्जांपल ले लो अमरूद का, आप एग्जांपल ले लो केला का, आप एग्जांपल ले लो आम का, उसी प्रकार से आम एग्जांपल ले लो लीची का, फिर से पपीता का। सबसे पहले क्या होता है? फ्लावर आता है, फिर उसके बाद उसमें सीड भी आते हैं, बीज भी आते हैं, और बहुत सारे पेड़ तो ऐसे हैं कि उसका बीज उसके फल के अंदर होता है। एग्जाम्पल आपका अमरूद, एग्जाम्पल आपका सेब, एग्जाम्पल आपका संतरा, एग्जाम्पल आपका लीची, एग्जाम्पल आपका जामुन। ये सब क्या है? आपका फल के अंदर सीड है। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म का मतलब होता है वो प्लांट जिसके पास फ्लावर है, फ्लावर के साथ साथ उसके पास क्या है? सीड्स भी है, उसी को हम लोग कह देंगे एंजियोस्पर्म। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का भी बात कहा गया है, यह भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा स्टेमेन के बारे में, पिस्टिल के बारे में, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट। सिंपल सा बात है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी को हम लोग एंजियोस्पर्म कह देते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट का सिंपल सा मतलब हो गया कि फ्लावर तो होंगे ही, और फ्लावर के बाद उसमें जो फल आएगा उसमें क्या होंगे? उसके सीड्स होंगे। तो ये खासियत तो लगभग हर प्लांट के पास होता है। इसका मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। क्या हम लोग अधिकतर प्लांट को एंजियोस्पर्म कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर प्लांट फ्लावर भी अपने पास प्रोड्यूस करती हैं और सीड्स भी प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो हमारा क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके नहीं समझना है, बस आप इतना इसमें याद रखिएगा कि जो प्लांट फ्लावर के साथ साथ सीड्स भी प्रोड्यूस करती हैं उसी प्लांट को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म, और ये लगभग हर प्लांट में तो होता ही है। आगे, द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब ये हो गया कि फ्लावर जो है ना वो आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है या फिर फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। जिसमें, अच्छा, यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया जिसमें मात्र केवल एक ही होंगे, या तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों होंगे, मेल और फीमेल दोनों होंगे। अच्छा, कभी कभी आप लोग देखते हैं ना ऐसे बहुत सारे सलून होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि यूनिसेक्सुअल सलून, मतलब इसमें केवल कोई एक आ सकता है, या तो मेल या तो फीमेल। लेकिन आप ऐसे बहुत सारे सलून देखते होंगे जिसमें लिखा हुआ होगा बाइसेक्सुअल सलून, मतलब मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं इसमें। इस प्रकार से आप ऐसे भी देखते होंगे। जिम के बारे में भी, जिम तो बहुत चर्चित है। यूनिसेक्सुअल जिम मतलब या तो इसमें केवल मेल जा सकते हैं या तो केवल फीमेल जा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देखते होंगे बाइसेक्सुअल जिम, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो इस सिंपल से इसको आप याद रखिएगा कि यूनिसेक्सुअल का मतलब उसमें दोनों में से कोई एक ही होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों में से कोई एक। लेकिन बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों होंगे। तो हमारे ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं बेसिकली जिसमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होंगे या तो किसी में एक ही होता है। तो वो भी हम लोग आगे अभी देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, प्लांट्स यहाँ पे प्लांट्स होगा, सॉरी इन दोनों में प्लांट्स कर लीजिएगा, PLANTS नहीं होगा, प्लांट्स होगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया तरबूज, सॉरी पपाया मतलब पपीता, और वाटरमेलन तरबूज। तो ये दोनों ऐसे प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल है, यानी कि जिसमें मात्र दोनों में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है, या तो मेल का या तो फीमेल का। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया आपका हिबिस्कस, मस्टर्ड। हिबिस्कस जानते हैं आप लोग, जिसको हम लोग अड़हुल का फूल कहते हैं, जो कि दुर्गा माँ पे चढ़ता है ना। दुर्गा माँ पे हम लोग उनको बेसिकली दुर्गा माँ पे वो चीज़ चढ़ाया जाता है। और मस्टर्ड तो आपको पता ही है, सरसों। तो ये हमारे ऐसे प्लांट हैं जो कि बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पेल्स। और कार्पेल को ही हम लोग पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक फ्लावर का मेन 4 पार्ट होता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और कार्पेल्स। कार्पेल्स को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। अब इन सभी का क्या रोल है, इन सभी का क्या फंक्शन है फ्लावर के अंदर, ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, इसको हम लोग अपने अब समझेंगे। मतलब तो सबसे पहले हम लोग स्टेमन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद फिर पिस्टल के बारे में देखेंगे, इस तरीके से देखते चलेंगे। तो अब हम आपके सामने वही वाला डायग्राम लेकर आते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तभी आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि यदि आपके सामने डायग्राम रहेगा तो उसको भी देखते चलेंगे और स्टेटमेंट में जो लिखा गया है उसको भी देखते चलेंगे, तो दोनों आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सेपेल कहाँ है। सेपेल आप ध्यान से देखोगे तो आपका सेपेल ये है, बेसिकली जो पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, फूल के नीचे वाले पार्ट को हम लोग सेपेल कहते हैं। उसके बाद है पेटल्स। पेटल्स कहाँ है भाई, पेटल्स आपका ये है, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है सिंपल सा, ये आपका पेटल हो गया। स्टेमेन कहाँ है, स्टेमेन आपका ये है। और याद रखिएगा स्टेमेन में हमारा 2 प्लांट का बॉडी पार्ट कवर होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। इन दोनों का क्या रोल है, इन दोनों के बारे में भी हम लोग डीपली समझेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेमेन। और लास्ट हमारा बचता है कार्पेल यानी कि पिस्टिल। तो कार्पेल बोलो या फिर आप पिस्टिल बोलो। तो यदि आपके पास पेंसिल है तो पिस्टिल के बगल में नीचे में आप लिख लो, उसको हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है ना। यदि आप किसी बुक में लिखा हुआ होगा तो अच्छी बात है, हालांकि इन साइड में पहले से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके सीनियर कोई लिख दिए हैं आपके बुक में तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कार्पेल बोलो या पिस्टल बोलो, दोनों का मतलब सेम है। और यहाँ पे अभी आप बहुत ही बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे कि पिस्टल में भी हमारा 3 बॉडी पार्ट है, एक स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा हमारा ओवरी है, ठीक है। हम इन सभी के बारे में डीपली हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली फ्लावर का 4 मेन पार्ट होता है, सेपेल, पेटल, स्टेमेन और हमारा ये पिस्टल जिसको हम लोग कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। और स्टेमेन में हमारा 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। और पिस्टिल में हमारा 3 होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डीपली जानकारी ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। Stamen is the male reproductive part of a plant and it produces pollen grains that are yellowish in color. स्टेमेन जो है ना, ये जो आप बेसिकली स्टेमेन देख रहे हो, ये स्टेमेन बेसिकली हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के अंदर, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, स्टेमेन हमारा फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। और पॉलन ग्रेन का मतलब होता है बहुत ही छोटा छोटा दाना, बहुत ही छोटा छोटा दाना जो कि येलो कलर में होता है। अच्छा, ये ना हमको लग रहा है ऐसा कि ये अड़हुल का फूल है, ठीक है। और यदि आपने अड़हुल का फूल देखा होगा जिसको हम लोग इंग्लिश में हिबिस्कस भी कहते हैं, जो कि दुर्गा माँ पे अक्सर इसको चढ़ाया जाता है, तो उसके फूल में ना आप देखे होंगे कि बहुत ही छोटा छोटा सा दाना होता है येलो कलर का, उसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पे पॉलन ग्रेन, ठीक है। आगे तो ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो स्टेमेन हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा और ये हमारा येलो कलर में होता है। आगे द स्टेमेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। स्टेमेन हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, पहला है फिलामेंट और दूसरा है आपका एंथर, ठीक है। आगे द स्टॉक ऑफ फिलामेंट इज द स्टॉक ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द सोलन टॉप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंथर। सिंपल सा आप इसको समझिए, ये जो आपको एक स्टॉक जैसा दिख रहा है, यानी कि एक छड़ी के जैसा आपको दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर टॉप में जो फुला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं एंथर, ठीक है। आगे एक्चुअली इट इज द एंथर ऑफ अ स्टेमेन विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। तो अब जहाँ पे आपको पता चल गया कि स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। अब आप इसमें भी आप ये बताइए कि स्टेमेन में हमारा 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, तो इन दोनों में से पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर या फिलामेंट, बताइए जल्दी। ऑब्वियस ही बात है एंथर, क्योंकि ऊपर वाला हमारा पार्ट है। मतलब ये हो गया कि स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और स्टेमेन में भी हमारा 2 चीज़ है, एंथर और फिलामेंट। तो फिलामेंट का मतलब हो गया ये जो एक लंबा सा लकीर जैसा डंडी जैसा दिख रहे होगे, यही हमारा कहलाता है फिलामेंट। लेकिन उसके ऊपर जो टॉप वाला हिस्सा है जो कि थोड़ा सा फुला हुआ है वो हमारा कहलाता है एंथर, और वहीं पे हमारा पॉलन ग्रेन दिखता है, यानी कि वहीं पे छोटा छोटा दाना आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा स्टेमेन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब कार्पेल के बारे में बहुत ही ध्यान से समझिए। कार्पेल मतलब सिंपल सा पिस्टल के बारे में बात करने वाले हैं।
कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। कार्पेल बेसिकली हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये कार्पेल हमारा फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ध्यान से देखेंगे आप तो कार्पेल का तीन हिस्सा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये तीनों का तीनों आपको फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में ही दिखेगा, यानी कि बिल्कुल बीच में दिखेगा। दिख रहा है आपको? आपके एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो बहुत ही ध्यान से आप उसको वहाँ पे देख पा रहे होंगे। स्टिग्मा है जो कि फ्लावर के बीच में ही लाई कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। स्टाइल है वो भी फ्लावर के बीच में, और ओवरी नीचे है वो भी फ्लावर के बीच में ही है। तो इस कार्पेल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है। आगे, द कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पेल आपका 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा, यानी कि कार्पेल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। आगे, स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन। अच्छा, ये जो स्टिग्मा होता है ना, याद रखिएगा, ये स्टिग्मा बेसिकली पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये हो गया कि जो हमारा मेल, अच्छा देखो, एक नया फ्लावर कब बनता है? जब हमारा एक मेल और एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली आपस में कंबाइन करेगा, तभी जाके बनेगा, तभी हो पाएगा। उसी प्रकार से ये जो हमारा स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है पॉलन ग्रेन को, जो कि हमारा क्या था, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो याद रखेंगे इसमें कि स्टेमेन हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पेल हमारा पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर हमारा प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, और स्टिग्मा क्या करता है, उस पोलन ग्रेन को अपनी ओर चिपका लेता है, यानी कि अपनी ओर उसको खींचता नहीं है बेसिकली। जब उड़ के या फिर किसी भी कारण से स्टिग्मा के ऊपर आके हमारा चिपक जाता है पोलन ग्रेन, तो स्टिग्मा उसको बेसिकली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। आगे, स्टिग्मा इज स्टिकी सो दैट पोलन ग्रेन्स कैन स्टिक टू इट। स्टिग्मा जो नेचर में है ना, वो चिपचिपा होता है। थोड़ा सा चिपचिपा मतलब हो गया कि थोड़ा सा लट्ठेपन होता है, मतलब कि थोड़ा फेविकॉल जैसा होता है ना, जैसे चिपचिपाहट, उस तरीके का ये होता है। और यही कारण है कि यदि गलती से पोलन ग्रेन इसके ऊपर पड़ जाता है तो उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा का। तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? सिंपल सा, कार्पेल का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, पहला बात। दूसरा, स्टिग्मा किसको रिसीव करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा? पोलन ग्रेन को करेगा। और स्टिग्मा जो नेचर में वो स्टिकी होता है, यानी कि चिपचिपाहट होता है थोड़ा सा। ठीक है, आगे उसके बाद द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टाइल। कार्पेल का जो मिडिल वाला पार्ट है ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। बेसिकली जो डंडी जैसा आपको दिख रहा होगा उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, आगे, स्टाइल इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी। ये जो स्टाइल है बेसिकली ये हमारा एक ट्यूब है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी कि टॉप में आपका स्टिग्मा, बॉटम में ओवरी, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कौन कर रहा है? स्टाइल कर रहा है, सिंपल सा। आगे लास्ट में आ जाते हैं। दिस सोलन पार्ट एट द बॉटम ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। और कार्पेल के सबसे नीचे वाले हिस्से में जो कि थोड़ा सा आपको फूला हुआ दिख रहा होगा, स्वलेन दिख रहा होगा आपको, उसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ठीक है, और यही हमारा कार्पेल का सबसे मेन हिस्सा है। आगे, दी ओवरी कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल्स, यानी कि फीमेल जर्म सेल भी आप इसको कह सकते हैं, ऑफ द प्लांट। तो ये जो हमारा है ओवरी, ये ओवरी में ही हमारा फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट रहता है फ्लावर का। ठीक है, तो फिर सवाल है कि सर यदि हमारा कार्पेल के अंदर ओवरी है और ओवरी के अंदर हमारा है फीमेल सेक्स सेल, ठीक है, तो सर मेल सेक्स सेल किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और आपको वो पता है। स्टेमेन के अंदर एंथर और फिलामेंट है ना। एंथर के ऊपर हमारा क्या होता है? पोलन ग्रेन। तो वही पोलन ग्रेन हमारा क्या हो गया? मेल सेक्स सेल। तो ध्यान में इस बात को रखिएगा कि स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें एंथर जो है उसके ऊपर हमारा पोलन ग्रेन इकट्ठा रहता है, जो कि हमारा क्या हो गया? मेल सेक्स सेल हो गया। ठीक है, आगे कार्पेल के अंदर यदि देखा जाए तो हमारा ओवरी है। ओवरी जो हमारा है ना, यहीं पे हमारा होता है फीमेल का सेक्स सेल। कोई डाउट इसमें अब तो याद रहेगा इस बात को। और यहाँ पे यदि हमसे कोई पूछे कि सर पिस्टिल बोलो या फिर कार्पेल बोलो, बात सेम है। यदि हमसे कोई पूछे कि सर कार्पेल में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा ओवरी। उसी प्रकार से यदि कोई पूछे कि सर स्टेमेन में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन है, तो मेरा जवाब होगा एंथर, क्योंकि एंथर के ऊपर ही हमारा क्या है? पोलन ग्रेन है, जो कि मेल सेक्स सेल है। और ओवरी का बात करें तो ये हमारा फीमेल सेक्स सेल है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहीं पे होता है बेसिकली। आगे डिस्कस किया जाए और थोड़ा इसमें। अब देखिए ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है एक्चुअली। द मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस्ड बाय pollen grains fuse with the female sex cell present in the ovary. दिस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां जो एंथर के ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन होता है ना, ये किसी भी कारणवश यदि हमारा स्टिग्मा पे चला गया, स्टिग्मा पे जाने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है, हमारा पॉलन ग्रेन स्टाइल में आएगा, स्टाइल से थोड़ा और नीचे उतरेगा तो हमारा चला जाएगा वो कहाँ पे, वो ओवरी में चल जाएगा। और ओवरी में पहले से क्या है, हमारा फीमेल सेक्स सेल है, यानी कि जाके हमारा पॉलन ग्रेन फीमेल सेक्स सेल से जब टकराएगा वही हमारा कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है जब फीमेल का सेक्स सेल और मेल का सेक्स सेल आपस में जब टकरा जाता है, जब दोनों फ्यूज कर जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट इसमें? अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? ओवरी में होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? तब होगा जब हमारा एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर या फिर किसी भी कारणवश स्टिग्मा पर आ जाए। स्टिग्मा पे आने के बाद वो स्टाइल में चल जाता है, यानी कि इस पाइप में चल जाता है, पाइप के बाद थोड़ा धीरे धीरे हटकते हटकते वो ओवरी में चल जाता है। और जब ओवरी में जाके हमारा पॉलन ग्रेन फीमेल सेक्स सेल से मिलेगा तो उसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये होता कैसे है, थोड़ा सा देखो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the zygote divides several times to form an embryo within the ovary. अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही हमारा पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर आया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जायगोट बनता है। बहुत ध्यान समझिएगा इसको। फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि पॉलन ग्रेन का मतलब सिंपल सा क्या है, मेल सेक्स सेल, और ओवरी का मतलब क्या है, सिंपल सा फीमेल सेक्स सेल। जब दोनों आपस में मिला, जब दोनों आपस में फ्यूज कर गया, उसी को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही यहाँ पे जायगोट हमारा बनता है। जायगोट का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिज्म जो भी हमारा प्रोड्यूस होगा उसका सबसे छोटा रूप, ठीक है। अच्छा, प्लांट है, क्या प्लांट में क्या एनिमल उगेंगे? क्या ऑब्वियसली बात है, सीड उगेगा, हमारा बीज होगा। तो बीज का जो सबसे छोटा वाला रूप है, यानी कि बीज बनने से पहले जो हमारा छोटा वाला रूप है, उसको हम लोग कह देते हैं जायगोट। और ये जायगोट धीरे धीरे बड़ा होते होते रूप ले लेता है किसका? एम्ब्रियो का। तो सिंपल सा मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे छोटा रूप होगा हमारा सीड का, उसको कहेंगे जायगोट। उससे बड़े वाले रूप को कह देंगे हम लोग एम्ब्रियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ओवरी डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड, यानी कि पहले होगा हमारा जायगोट, जायगोट से थोड़ा सा और हमारा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग कह देंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के बाद फाइनली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो ओवरी है यहाँ पे हमारा एक सीड बन जाएगा, एक बीज बन जाएगा, ठीक है। आगे, द सीड ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट, और उस सीड से वो सीड धीरे धीरे और बड़ा होते होते किसका रूप ले लेगा? एक फ्रूट का रूप ले लेगा, यानी कि एक फल का रूप ले लेगा। आगे कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, बहुत ध्यान समझिए, ये ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे को। इसमें सबसे पहले पॉलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरी में आ गया, ओवरी में गया तो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा सबसे पहले बना जायगोट, यानी कि सीड का सबसे छोटा रूप। वो और बड़ा हुआ तो हमारा बन गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होते 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 किसका रूप ले लिया? एक सीड का रूप ले लिया, यानी कि यहाँ पे जो ओवरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक सीड अब बन चुका है। अब सीड धीरे धीरे पकेगा, बड़ा होगा, और वो अब सीड किसका रूप ले लेगा? एक फ्रूट का रूप ले लेगा, यानी कि एक फल का रूप ले लेता है। आगे, द सीड्स इन द फ्रूट आर द फ्यूचर प्लांट विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। अब जरा आप खुद समझिए, आप यहाँ पे आपका पहले था सीड थोड़ा सा और बड़ा हुआ, वो किसका रूप ले लिया? एक फल का रूप ले लिया। अब आप खुद बताइए, क्या फल के अंदर ऑटोमेटिक हमारा सीड होता है कि नहीं? फल के अंदर बिल्कुल, यानी कि पहले था हमारा सीड पक के बन गया फ्रूट, और फ्रूट के अंदर ऑटोमेटिक हमारा क्या है? बहुत सारे सीड्स हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं तो अमरूद के अंदर कितना सारा सीड होता है? बहुत सारा बीज होता है। तो वो बीज जो फ्रूट के अंदर है वो एक्चुअली में बीज नहीं है, वो फ्यूचर प्लांट है। फ्यूचर प्लांट मतलब जब उस बीज को हम निकाल देंगे फल से और जमीन में लगा देंगे, हवा पानी अच्छे से उसको देते रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट बन जाएगा। तो बेसिकली फ्रूट के अंदर जो हमारा सीड्स है, वो सीड्स एक्चुअली नहीं है, वो हमारा फ्यूचर प्लांट है।
जब उसको मिट्टी में लगा देंगे, हवा पानी उसको अच्छे से मिलता रहेगा, तो एक नया प्लांट का रूप ले लेगा वो, सिंपल सा, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज जर्मिनेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? जर्मिनेशन का मतलब हो गया सीड बनेगा, सीड के बाद हमारा फ्रूट बनेगा, और उस फ्रूट के अंदर ऑटोमेटिक हमारे बहुत सारे सीड्स होते हैं, और वो सीड्स एक्चुअली क्या हमारा फ्यूचर प्लांट है, यानी कि आने वाले समय में जब हम उस सीड्स को लगा देंगे तो नया प्लांट हमारा बन जाएगा। और नया प्लांट जो हमारा बना एक सीड से, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। तो क्या ये चीज़ अब आपको पता चला कि कैसे होगा, किस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है एंथर के ऊपर, वो अपने आप स्टिग्मा के ऊपर नहीं आता है। वो पता कैसे आता है? या तो हवा से आ जाएगा, या तो किसी कीड़े मकोड़े की वजह से आ जाएगा, या फिर किसी एनिमल के वजह से आ जाएगा, या फिर किसी पानी, नहीं कि पानी का बहाव है तो उसके वजह से आ जाएगा। वो अपने आप नहीं आता, वो किसी एजेंट के द्वारा ही आएगा, वो अभी आपको आगे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बहुत ही डायग्राम के थ्रू आपको समझना ये इंपॉर्टेंट था। अब आप समझो पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन कुछ नहीं है, जो अभी आपने पढ़ा ना, ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ रहे थे, यही हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। सिंपल सा मतलब क्या, देखो, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि स्टेमन के एंथर पे जो हमारा पॉलन ग्रेन है, यदि वो पॉलन ग्रेन हमारा ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे? कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। सिंपल सा समझिए, बहुत आसान से। स्टेमन में जो एंथर दिख रहा है आपको, वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन यदि हमारा ट्रांसफर हो जाता है उड़ के, या फिर ट्रांसफर होकर किसी भी तरीके से कार्पेल के स्टिग्मा पर, यही हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज कैरिड बाय एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, विंड, वाटर और एनिमल। यानी कि पॉलन ग्रेन जो हमारा है, यहाँ से उड़कर स्टिग्मा पे जो आएगा, वो अपने आप नहीं आता है। या तो वो किसी इंसेक्ट के द्वारा आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कोई कीड़ा था जो कि एंथर पे बैठा हुआ था, और उसके पैर में ना पॉलन ग्रेन चिपक गया, और वो कीड़ा आके दोबारा कहाँ बैठ गया? स्टिग्मा पर आके बैठ गया। तो अब स्टिग्मा के ऊपर क्या आ चुका? हमारा पॉलन ग्रेन आ चुका। अब यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये या तो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के द्वारा आ सकता है स्टिग्मा पर, या फिर विंड के द्वारा, या तो वाटर के द्वारा, या फिर किसी एनिमल के द्वारा हमारा स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन हमारा दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है देख लो, पहले पढ़ लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower, it is called self pollination। अच्छा, हमने आपको बताया था कि हमारा फ्लावर ना यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब कि फ्लावर ऐसा भी हो सकता है जिसके पास मात्र एक ही कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो मेल वाला या तो फीमेल वाला। लेकिन हमारा फ्लावर क्या होता है? बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि जिसके पास दोनों पार्ट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, दोनों हो सकते हैं। तो यदि एक, बहुत ध्यान समझिएगा, यदि हमारा एक फ्लावर है, यानी कि हमारे पास मान लीजिए एक फ्लावर है, और उसी फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो उसी का एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के कहाँ जाएगा? उसी के स्टिग्मा पर जाएगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर। उसी को हम लोग कह देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये डायग्राम किसको शो कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, सेल्फ पॉलिनेशन को। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर जाके जमा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके जमा हो जाए, फिर हमारा रिप्रोडक्शन चालू हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। नाम से मालूम चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ मतलब खुद। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है क्रॉस पॉलिनेशन। When the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant is called cross pollination। यानी कि जब हमारा
एक दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाके जमा हो जाए और वहां पर रिप्रोडक्शन हमारा चालू हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा, क्या है आपको ये समझ में आया? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब हमारा दोनों पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही प्लांट के पास होंगे, सॉरी एक ही फ्लावर के पास होंगे, तो ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट का पॉलन ग्रेन उड़ के आया, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चला गया। यानी कि क्रॉस मतलब एक ही में नहीं हो रहा, अलग अलग प्लांट में हो रहा है। एक प्लांट इधर था, एक प्लांट हमारा इधर था। तो जब ये हमारा हो रहा है इस तरीके से, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन में ना आप लोगों को हो सकता है कि सर ये भी कन्फ्यूजन रहता होगा कि सर क्या ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे बस, क्या सर हिबिस्कस का पोलन ग्रेन लोटस के पोलन ग्रेन पर चल जाए तो क्या वहां भी रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हिबिस्कस का हिबिस्कस के ऊपर ही जाएगा तो ही होगा ना, यानी कि सिमिलर प्लांट पर जाना चाहिए, सेम प्लांट पर जाना चाहिए। सेम प्लांट मतलब सिमिलर। जैसे मान लीजिए कि 500 मीटर दूरी पे हमारा एक दूसरा हिबिस्कस प्लांट है और मेरे घर पे हमारा एक दूसरा हिबिस्कस का प्लांट है, यदि ऐसा हो जाए तो यही हमारा कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरी तरीके से खत्म हुआ। एक और डायग्राम था आपके सामने, ये वाला। बेसिकली यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन आया, ये हमारा स्टिग्मा था, इसके ऊपर हमारा पोलन ग्रेन आया। धीरे धीरे ये आते 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 चला गया हमारा ओवरी में। ओवरी में हमारा ऑलरेडी फीमेल जर्म सेल था, यानी कि फीमेल सेक्स सेल था। वहाँ पे हमारा ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से हमारा जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फर्टिलाइजेशन, सॉरी जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बना, सीड से हमारा फ्रूट बना, और फ्रूट के अंदर हमारे बहुत सारे सीड्स थे, तो वो हमारा एक्चुअली सीड्स नहीं, बेसिकली वो हमारा फ्यूचर प्लांट होता है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को खत्म किया आज। यहाँ तक में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।